जो आपका चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो बड़ा ही आसान सा है। क्लास 10 का जो लाइट नाम का चैप्टर है, आज हम उससे स्टार्ट करेंगे। ये बड़ा आसान सा चैप्टर है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो इजी चैप्टर है लेकिन इससे आपके मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं एवरी ईयर। ठीक है, तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर बिल्कुल इंट्रोडक्टरी होने वाला है, जैसा कि मेरा हमेशा होता है। उसके बाद हम चीजों को डिटेल में पढ़ते चले जाएंगे। तो आज के लेक्चर से मान के चलिए आपको मैक्सिमम चीजें क्या होंगी पता होंगी, क्योंकि क्लास 8 में भी अगर आप लाइट पढ़ के आए होगे, अगर क्लास 8 में रहे होगे तब थे क्लास 8 में कभी। हाँ, तो मैक्सिमम चीजें आपको पता होंगी। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और चीजों को काफी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं खूबसूरत सा चैप्टर, इसको आप लाइट के नाम से जानते हो। बहुत खूबसूरत चैप्टर है आपका। तो जल्दी से मुझे बता दो, व्हाट डू मीन बाय लाइट? होती क्या है? एक रोशनी होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या होता है, लाइट उससे टकरा के आपकी आंखों पे आती है और उसकी इमेज बन जाती है और वो ऑब्जेक्ट आपको नजर आ जाता है। ऐसे कुछ होता है। अच्छा, तो किसी भी चीज को देखने के लिए किस चीज की जरूरत है हमें? और आंखें। अगर आंखें नहीं होंगी तो देख पाओगे क्या? और अब लाइट भी होनी चाहिए और आंखें भी होनी चाहिए, तभी आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाओगे। बात सही है कि नहीं है? एक भी चीज अगर मिसिंग है तो आपको ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है कि नहीं है? ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छे आता है, सलोनी मंसूरी। बड़ी खुशी की बात है सलोनी, आज के बाद ये चैप्टर आपको और अच्छे से आ जाएगा। बस आपको पूरा सिस्टमेटिकली देखना है। ठीक है, तो एक डेफिनेशन ये लाइट की आपकी क्या, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है लेकिन थोड़ा सा अच्छा सा लिखते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन हो गई कि नहीं हो गई? तो जो बढ़िया सी डेफिनेशन है इसकी, वो क्या है आपकी? इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम which helps us to see various objects। ठीक है, तो लाइट आपकी क्या होती है, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, जिसमें आपकी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है, उसका एक पार्ट है जिसको आप विजिबल रीजन बोलते हो। उसी को हम क्या बोल देते हैं? लाइट बोलते हैं। तो जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इसमें आपकी कौन कौन सी वेव्स आती हैं? जैसे जैसे आपकी कॉस्मिक रेज, गामा रेज। अभी बताऊंगा इस पे आपके क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज। यूवी समझ गए ना? यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट। चाहो तो पूरा लिख सकते हो, नोट करने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा, पहले आप समझ लो। ठीक है, और मैं आपको नोट सेम डे अपलोड भी कर देता हूँ। ये बात आप लोग मेरे बारे में जानते हो अच्छे से। ठीक है, हाँ। तो कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, आई आर रेज। आई आर मतलब इंफ्रारेड, जानते हो ना? और एक आपकी माइक्रोवेव्स, और कौन सी हो गई आपकी? रेडियो वेव्स। ये सब आपकी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इसको मिला के हम क्या बोल लेते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और जो आपका विजिबल रीजन होता है, जो आपका ये विजिबल रीजन है, इस विजिबल रीजन में आपने एक टर्म सुना होगा क्या? विप ग्योर। इसी को आप क्या बोलते हो? लाइट बोलते हो। इसमें सिर्फ यही रीजन हमें क्या होता है? विजिबल होता है, बाकी इसमें से कोई भी दिखाई नहीं देता है। अब क्या मुझे इसको डिकोड करने की जरूरत है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये सब स्कूल वाली मैडम ने पढ़ाया होगा तुम्हें। बात सही है कि नहीं है? अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है या सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? पूरे स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूं मैं। तो क्वेश्चन यही बनेगा आपका। तो अगर आप सुन लो, अगर आप इधर से इधर मूव करोगे, ठीक है, तो जो आपका लेमडा है, लेमडा समझते हो, मतलब वेवलेंथ, तो आपकी क्या होती जाएगी? बढ़ जाएगी।
और जो फ्रीक्वेंसी होती है जिसको आप न्यू से डिनोट करते हो, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो वेवलेंथ के इनवर्स होती है कि नहीं होती, ये सारे लोग जानते हो। तो अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी आपकी, नॉर्मल सी बात है। तो अगर हम इधर से इधर मूव करेंगे तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी हो जाएगी आपकी, रेडियो वेव्स की, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी हो जाएगी आपकी, कॉस्मिक रेज की। अब बात आती है इतने लंबा सीक्वेंस हम याद कैसे करेंगे, तो उसका एक निमोनिक्स है आपका। एक बहुत फेमस सी गाड़ी आई हुई है मार्केट में, आपने नाम जरूर सुना होगा, अभी बता देता हूं। एक बड़ी प्यारी सी गाड़ी आई हुई है मार्केट में, और वो आपके बजट में भी है, आपके बजट में भी है वो। उस गाड़ी का नाम क्या है, आज ही लॉन्च हुई है ये, जैसे ही आपका बैच बना था वैसे ही गाड़ी लॉन्च हो गई थी। तो कौन सी गाड़ी का नाम है, क्लासिकल गाड़ी XUV इन माई रेंज। C स्टैंड्स फॉर कॉस्मिक रेज, G स्टैंड्स फॉर गामा रेज, X तो जानते ही हो, बाकी डिकोड कर ले जाओगे, याद हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस अगर आपको याद है तो आप आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन आपका यही बन जाएगा, या तो आपको कई सारे दे देगा और आपको अरेंज करने को पूछेगा, भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, तो कर ले जाओगे। तो इस गाड़ी के बारे में आपको याद रखना है। ऑनलाइन वालों को यहां तक कहानी क्लियर हुई। आज का बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेक्चर होने वाला है, बिल्कुल बेसिक बेसिक सा। ये सारी चीजें तुम्हें बताई गई होंगी, किसने, स्कूल वाली मैडम ने। चलो, और अगर नहीं बताई तो जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते। मैंने बताया, चलो पता चलना चाहिए, कोई भी बताए आपको, याद हो जाएगा सीक्वेंस। चलो, अरे पहले लेक्चर में बिल्कुल इंट्रोडक्टरी मिलेगा आपको, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। अभी चीजों को काफी डिटेल में पढ़ेंगे हम, जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा। ये सब खुश होने वाली चीजें हैं। अच्छी बात, तो बाहर जा सकते हो। नोट हो गया, जल्दी से करिए। देखो जितने पॉइंट्स में नोट करूं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, किसी से भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और ये बड़ा आसान सा चैप्टर है, इसमें जो आपके अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे किस पे बनेंगे, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बनेंगे, और किस पे बनेंगे आपके स्फेरिकल लेंसेज और मिरर्स के ऊपर, ठीक है। उसकी आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दी जाएगी। भाई आपकी रेंज में होनी चाहिए तभी तो खरीद पाओगे, आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करेगी तो कैसे खरीदोगे। हाँ आगे बढ़ जाए, नोट हो गया। और नहीं नोट कर पाओगे मैं आपको अपलोड कर दूंगा। सर मेरे नोट्स पहले से लिखे थे, मैं तो राइट नहीं कर रही हूँ, बड़ी खुशी की बात है सलोनी। अगर आपके पास नोट्स लिखे हुए हैं तो आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो अच्छी बात है। तो मेन आपको समझना ज्यादा है, नोट तो आप कर ही ले जाओगे, ऐसा नहीं है, आपके नोट्स भी अच्छे होने चाहिए। आगे बढ़ जाएं। अब देखो, लाइट को लेके कुछ थ्योरीज आई। पहले क्या माना गया, लाइट हमारी क्या है, पार्टिकल है। जो आपके सबसे प्यारे साइंटिस्ट हैं जिसे आप न्यूटन सर के नाम से जानते हो, यही है ना। आप फिजिक्स से प्यार करते हो तो न्यूटन सर से भी जरूर करते होगे। तो न्यूटन सर को क्या लगा, लाइट आपकी क्या है, एक पार्टिकल है। तो कुछ थ्योरीज के बारे में मैं बात करता हूं आपका, कुछ आपकी थ्योरीज थी, कुछ थ्योरीज है आपकी क्या। पहली आपकी, तो न्यूटन सर का नाम सबसे ऊपर आता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन। पूरा नाम इसैक न्यूटन था, लेकिन आप न्यूटन से काम चला लो, ठीक है। लाइट किसकी बनी होती है, इज कंपोज्ड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। टाइनी का मतलब छोटे, इंग्लिश तो अच्छी है तुम लोगों की, अरे मुदस्सिर सर के स्टूडेंट तो अच्छी होगी। हाँ।
मुझे उन्होंने बताया तुम लोग की अंग्रेजी बड़ी अच्छी है, ठीक है। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लाइट इज कंपोज्ड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्कल्स। तो न्यूटन सर को क्या लगा, लाइट आपकी क्या है, पार्टिकल है। लेकिन एक साइंटिस्ट और आया जिनको क्या बोला, इसको आप हाइजेंस के नाम से जानते हो। तो लाइट, हाइजेंस को क्या लगा, लाइट आपकी पार्टिकल नहीं है, वो एक वेव है। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेंस, भाई वहां के नाम ऐसी होती हैं इस तरह के, अकॉर्डिंग टू लाइट, लाइट प्रोपगेट, लाइट प्रोपगेट, प्रोपगेट का मतलब होता है आगे बढ़ जाना, जैसे आप लोग भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हो। लाइट प्रोपगेट इन द, प्रोपगेट का मतलब होता है आगे बढ़ जाना, हाँ, इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो हाइजेंस को क्या लगा, लाइट आपकी क्या है, पार्टिकल नहीं है, एक वेव है। पर एक साइंटिस्ट और आ गए, भाई साइंटिस्ट का काम क्या है, दूसरे को गलत साबित करना और अपने को सही साबित करना। तो उन्होंने क्या कहा, लाइट आपकी क्या है, पार्टिकल भी है और वेव भी है। और उनका नाम क्या था, प्लैंक्स। प्लैंक मैं लिखवा देता हूं। तीसरा कहते हैं आपके अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, प्लैंक्स नाम था इनका, ठीक। लाइट इंटरैक्ट लाइक अ पार्टिकल, लाइट जब इंटरैक्ट करती है तो कैसे करती है, एज अ पार्टिकल, एंड प्रोपागेट एज अ वेव। तो कुल मिला के लाइट क्या है, लाइट का नेचर क्या है, डुअल नेचर है। डुअल समझते हो ना, दोगला टाइप का, थोड़े दोगले टाइप की आपकी लाइट। जैसे कुछ लोग दोगले टाइप के होते हैं, तो आपकी लाइट भी क्या है, दोगले टाइप की। हाँ, तो ये पार्टिकल भी है और वेव भी है। तो प्रेजेंटली अभी यही माना जाता है कि लाइट का नेचर क्या है, डुअल नेचर है। तो एट प्रेजेंट इट इज बिलीव्ड दैट लाइट हैज डुअल नेचर। डुअल समझ गए ना, अब मैं दोबारा हिंदी में नहीं बोलूंगा, अच्छा नहीं लगता हिंदी में बोलना है। लाइट हैज डुअल नेचर। तो कभी किसी को बोलना हुआ करे तो शायद डुअल नेचर बोल दिया करो, क्योंकि कुछ वर्ड हिंदी में थोड़े बुरे लगते हैं बोलने में, इंग्लिश में थोड़ा अच्छे से लगते हैं। हाँ, तो लाइट हैज डुअल नेचर मतलब पार्टिकल एज वेल एज वेव, पार्टिकल एज वेल एज वेव, ठीक है। तो कुछ थ्योरीज हैं आपकी ये, आपको उससे क्वेश्चन बन सकता है कि पार्टिकल किसने बोला था, वेव किसने बोला था, और डुअल नेचर किसने बोला था। तो आपको साइंटिस्ट के नाम याद रखने, ठीक है। हाइजेंस, HUYGENS ऐसे प्रोनाउंस करते हैं इसे, हाइजेंस। ऑनलाइन वालों को समझ में आया सबको? अच्छा, तो जल्दी से नोट कर दें फिर। हाँ हाँ, सलोनी आपके नोट्स मैंने देख ली, बढ़िया है आपकी। अगर आपके पास लिखे हुए हैं सलोनी तो आपको लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है, नो नीड टू राइट अगेन। आगे बढ़ जाएं भाई, चलो चलो, फिर तुम्हारा ही हूं बस, बाकी को नहीं हूं। अच्छा, थम्स अप। चलो भाई, लड़कियों के नहीं हुई, लड़की चुपचाप बैठी हैं। चलो आगे बढ़ जाएं, जल्दी करो भाई, बाद में, वो जन्म जन्म का प्यासा है। चलो, देखो बड़ा आसान सा चैप्टर है आपका ये, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर तो मैं ही बनाऊंगा उसका। अच्छा, ठीक है। एंट्रेंस कहाँ, AMU जामिया दोनों? सब इसमें से आने वाला है ना, जाके चेक कर लेना। हाँ, चलो भाई, चलो अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो आप।
कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट जितने मैं लिख रहा हूं, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके क्या हैं? जो आपका पार्टिकल नेचर था वो कैसे एक्सप्लेन हुआ था? ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड कास्टिंग ऑफ शेडोज बाय लाइट। जो आपकी लाइट है शेडोज, तो कोई आपसे पूछ ले पार्टिकल नेचर को हम कैसे एक्सप्लेन कर दें ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड पार्टिकल नेचर, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपको। ठीक है, अब देखो कोई आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्या? जो आपका पार्टिकल नेचर है लाइट का, क्या मतलब बताया मैंने? आपकी लाइट का नेचर क्या है? डुअल नेचर है, वो पार्टिकल भी है और वेव भी है। तो जो आपका पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन बाय, अरे आराम से बैठो आप, कैन बी एक्सप्लेन बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन सारे लोग जानते होंगे, रिफ्रैक्शन भी जानते होंगे, एंड कास्टिंग ऑफ शेडोज। भाई जो आपकी लाइट है शेडो कास्ट करती है, इससे क्या एक्सप्लेन होता है आपका? लाइट क्या है? एज ए पार्टिकल। एक सेकेंड, शेडो, शेडो मतलब परछाई, ठीक है। और जो वेव नेचर होता है आपका, जो लाइट का वेव नेचर होता है, कैसे एक्सप्लेन किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन। अब ये टर्म्स आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी आप सिर्फ टर्म याद रख लो। तो क्या बोला मैंने? वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट, देखो ये सारे पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और आपका पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। अभी आपको इनके बारे में डिटेल नहीं करनी है कि पोलराइजेशन क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होती है, अभी आपको सिर्फ टर्म याद रखना है। सिर्फ आपसे अभी यही पूछा जाएगा इस लेवल पे कि वेव नेचर कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं और पार्टिकल नेचर आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है भाई? क्या ये नोट करने वाली बात है? बिल्कुल नोट करने वाली बात है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके। आगे बढ़ जाए भाई, ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है? अरे आराम से बैठिए आप, ठीक। अब कुछ प्रॉपर्टीज आप सब लोग लाइट के बारे में जरूर जानते होंगे। बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है आपकी? जैसे आपकी लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, वो शेडोज कास्ट करती है, ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज जानते होगे। तो वो थोड़ा सा नोट कर लो, कभी इससे भी क्वेश्चन आ जाता है आपका। आगे बढ़ जाएं, जाओ। चलो भाई, मैं अपलोड कर दूंगा जिनका रह गया है, मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। वैसे भी बिल्कुल बेसिक चीज है ये, तो कुछ आप प्रॉपर्टीज देख लो। हाँ चलो भाई, नहीं तो मैंने आप उसको क्या बताया, कुछ प्रॉपर्टीज होती है लाइट की, सबको पता होंगी, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा ये चीजें ना पता हो, ठीक। तो पहली प्रॉपर्टी जल्दी से बताओ मुझे। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट आपकी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं आपकी? जिसको चलने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक। तो इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड डज नॉट require
एनी मीडियम टू प्रोपागेट, ठीक है। और दूसरी बात आपकी, जो आपकी लाइट होती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। और इसको आप क्या बोल देते हो, एक टर्म होता है क्या, रेक्टिलीनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। लाइट जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है इसको हम क्या बोल लेते हैं, रेक्टिलीनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। अच्छा, लाइट अगर किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है तो बेंड कर जाती है, ये बात सब लोग जानते हो। अगर मीडियम चेंज होता है तो लाइट आपकी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, बेंड हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर लाइट एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रही हो फिर भी वो बेंड कर सकती है। और कब कर सकती है, अगर उसके रास्ते में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर उसके रास्ते में कोई ऐसा पार्टिकल आ जाए जिसका साइज लाइट की वेवलेंथ से क्या हो, कम हो, तो लाइट क्या होती है, बेंड कर जाती है। और इस फिनोमेना को हम क्या बोल देते हैं, डिफ्रैक्शन बोल देते हैं। तो क्या बोला मैंने, तो क्या बताया मैंने आपको, थर्ड पॉइंट, व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक समझते हो ना, ये सारे टर्म्स जानते होगे, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है और ओपेक क्या होता है, ठीक। तो जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट whose size is, जिसका साइज is less than वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की जो वेवलेंथ होती है उससे छोटा हो जाए, comes in the path of light, लाइट के पाथ में आ जाता है, then light bends around it, तो लाइट आपकी क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। और इस फिनोमेना को हम क्या बोल देते हैं, डिफ्रैक्शन बोल देते हैं। भाई एक तो आपका मीडियम चेंज होने से आपकी लाइट क्या होती है, बेंड हो जाती है। और एक ही मीडियम में अगर ट्रेवल कर रही है लेकिन कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका साइज क्या हो, उसकी वेवलेंथ से कम हो जाए, तो लाइट के रास्ते में आ जाएगा, तो लाइट क्या हो जाती है, आपकी बेंड हो जाती है। और इस फिनोमेना को हम क्या बोल देते हैं, डिफ्रैक्शन बोल देते हैं। इसको भी आप डिटेल में कहां पढ़ोगे, क्लास 12th में। अभी के लिए आपके लिए इतना काफी है, क्लियर है। और जो चौथी प्रॉपर्टी आपकी होती है, ये तो बताई दी मैंने, इट हैज डुअल नेचर, इसका नेचर डुअल होता है। और जो लाइट की स्पीड होती है भी सब बच्चे जानते हो, स्पीड ऑफ लाइट जल्दी से बता दो मुझे, लेकिन आपको मेंशन करना जरूरी है, जो जो स्पीड होती है सिर्फ वैक्यूम और एयर के लिए, अगर इसके अलावा कोई और मीडियम हो जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी चेंज हो जाएगी। वो किस पे डिपेंड करती है, आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये सब लोग जानते हो। लेकिन ये सिर्फ वैल्यू किसके लिए है, आपकी वैक्यूम और एयर के लिए। कोई और मीडियम होगा जैसे ग्लास है, वाटर है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और छठी बात आपकी, जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ ऑफ विजिबल रीजन, जो आपका वेबग्योर होता है जिसको आप विजिबल रीजन बोलते हो, इज 400 to 780 नैनोमीटर होता है। आपको विजिबल रीजन की वेवलेंथ की रेंज याद रखनी है। जो हमारा विजिबल रीजन होता है जिसे आप वेबग्योर के नाम से जानते हो, उसमें क्या होता है, 400 से 780 ये रेंज आपको याद रखनी है। नैनोमीटर, नैनोमीटर समझते हो ना, जो आपका 1 नैनोमीटर होता है, जो आपका 1 नैनोमीटर होता है वो 10⁻⁻9 मीटर होता है, ये सारे लोग जानते हो, ठीक है। तो आपको ये रेंज याद रखनी है विजिबल रीजन की। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हाँ, कहां पर दिए, ये वैक्यूम और एयर के लिए सिर्फ, अगर मीडियम चेंज होगा तो स्पीड चेंज हो जाएगी। वो आपका मीडियम जितना डेंस होता जाएगा स्पीड क्या होती जाएगी, उतनी कम होती जाएगी। कहां पर दी बताइए, कौन सी एनसीईआरटी में दी हुई है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करना है। हाँ, हिंदी में बता दें, देखो लाइट का नेचर डुअल होता है, उसकी जो गति होती है, गति बोलते हैं ना स्पीड को, हाँ,
वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो वेवलेंथ होती है, अब वेवलेंथ की हिंदी मुझे पता नहीं, अरे वेवलेंथ तो जानते हो क्या? तरंग बोलते हो, क्या बोलते हो, जो भी। यहाँ उसकी जो रीजन होता है, जो हमारा विजिबल रीजन है, जो आपका विजिबल रीजन कौन सा होता है? विबग्योर होता है। उसकी जो रेंज होती है कितनी होती है? 400 to 780 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, चलो। ये सब चीजें पढ़ के आगे, कोई नई बात नहीं है। पीछे, हाँ, सीधे बैठो। नोट हो गया भाई? हाँ। अरे ड्यूअल नेचर का मतलब क्या होता है? पार्टिकल भी और वेव भी है, बता तो दिया। चलो भाई, अब बात करते हैं किसके बारे में? आपके रिफ्लेक्शन के बारे में। क्लियर है? अभी बिल्कुल बेसिक है, अभी थोड़ा हम डिटेल में जाएंगे। ठीक है, चलो। अब बात करते हैं किसके बारे में? रह गया? चलिए नोट करो। मैं अपलोड कर दूंगा, देखो ये सारी चीजें मैं अपलोड कर दूंगा, तो समझिए ज्यादा, इसमें आपका टाइम वेस्ट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और ये बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हैं कि नहीं? ये बेसिक ही तो है, ये सब क्लास आपने इसमें पढ़ा होगा, कभी थी उसमें? हाँ। अच्छा अच्छा, चलिए भाई, अब बात करते हैं किसके बारे में? लेट्स टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन सब लोग जानते हो। अब आपसे कोई रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, ये तो आपसे पूछा नहीं जाएगा। रिफ्लेक्शन आपका होता है क्या है? लेट सपोज आपकी कोई सरफेस है, ठीक है, मान लो कोई मिरर है आपका, और कोई लाइट रे आपकी स्ट्राइक करेगी यहां पे, ऐसे, जिसको आप इंसिडेंट रे बोल देते हो। इसको आप इंसिडेंट रे बोलते हैं क्या? अच्छा। और जिस पॉइंट पे वो स्ट्राइक करती है उसको आप क्या बोलते हो? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। लेट सपोज यहां पे वो स्ट्राइक कर रही है इस पॉइंट पे, तो इसको आप क्या बोलते हो? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और जो आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, वहां पे आप एक नॉर्मल बनाते हो। और नॉर्मल कैसे बनाते हैं हम? परपेंडिकुलर टू सरफेस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये इसका नॉर्मल हो जाएगा। सही। अब आपकी लाइट रे क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और इसको आप क्या बोलते हो? रिफ्लेक्टेड रे बोलते हो। ठीक, अच्छी बात है। और इस एंगल को आप क्या बोलते हो? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। और एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको आर से डिनोट करते हो। आई आपका यहां पर क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और आर आपका क्या है यहां पर? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, और ये जो एंगल बन रहा है आपका, दिस वन, ये भी तो एक एंगल बन रहा है, जो एंगल सरफेस से बनाती है। जो इंसिडेंट रे सरफेस से एंगल बनाती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आप क्या? ग्लेंसिंग एंगल। ग्लेंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे सरफेस से बनाती है, इसको आप क्या बोलते हो? ग्लेंसिंग एंगल, ग्लेंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सब बेसिक चीजें आपने पढ़ी होंगी। ठीक, और एक इंपॉर्टेंट चीज और, जब आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, क्या कहा मैंने? जब आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है? उसका कलर, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी स्पीड, या उसकी वेवलेंथ। ऑनलाइन में कुछ याद है किसी को? हाँ, नोट्स ठीक है हीरा जावेद। हाँ, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा आपसे? जब आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है? उसका कलर, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी स्पीड, या उसकी वेवलेंथ। कुछ आइडिया किसी को? ऑनलाइन वाले कुछ कहना चाहोगे? चलो, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिख दो, यहां से क्वेश्चन आएगा आपका इस बार। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है आपका। When light reflects
देन इट्स कलर, फ्रीक्वेंसी, स्पीड और वेवलेंथ रिमेन्स सेम, उसकी कोई भी चीज चेंज नहीं होती, बट इट्स डायरेक्शन एंड वेलोसिटी चेंजेस। अगर आपकी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो यहां से जाके ऐसे आ रही है तो डायरेक्शन चेंज हो गया कि नहीं हो गया? और स्पीड और वेलोसिटी सब लोग जानते होंगे। जो आपका वेलोसिटी होती है, जो आपकी वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? स्पीड प्लस डायरेक्शन होती है कि नहीं होती? ये आपने मोशन चैप्टर में पढ़ा होगा जब आप क्लास 9th में रहे होगे। तो वेलोसिटी आपका क्या होता है? स्पीड प्लस डायरेक्शन। अगर मुझे वेलोसिटी को चेंज करना है, अगर मुझे वेलोसिटी को चेंज करना है तो या तो मैं स्पीड को चेंज कर दूं, मतलब उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दूं, या उसका डायरेक्शन चेंज कर दूं, या दोनों चीजें चेंज कर दूं, तो हमारी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब यहाँ पे आपकी स्पीड तो हमेशा सेम है, लेकिन अगर आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो वही चीज मैंने लिखी है, जब आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो सिर्फ उसकी डायरेक्शन और वेलोसिटी चेंज होती है, उसकी स्पीड वगैरह चेंज नहीं होती। क्लियर है भाई? यहाँ सलोनी लिख रही है डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज। हाँ सही लिखा आपने सलोनी। बाकी लोगों को समझ में आ गया ऑनलाइन में? अदीबा, आयशा, अरशान, अरशद, हीरा, जावेद, मुस्कान, नैयर, रिजवान, समर, सलोनी। हाँ कोई भी डाउट हो किसी को तो पूछ लीजिएगा। हाँ कुछ भी पूछा जा सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता? अभी क्वेश्चन कराएंगे ना, कैसे निकालेंगे। नोट हो गया भाई? नो डाउट सर, ओके। स्पीड तेज तो नहीं हो रही मेरी? ओके देखो, ये सारी चीजें आप क्लास 10th में तो पढ़ के ही आए होंगे मेरे ख्याल से, और सब चीजें भी आपको याद भी होंगी। ऐसा है कि नहीं? ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी क्लास में। थोड़ा बहुत याद है, बाकी याद हो जाएगा। तो जल्दी नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जितना मैं आपको लिखा रहा हूँ सारी चीजें नोट करनी है, चाहे अभी करो चाहे बाद में। कोई भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना। किसी से भी क्वेश्चन बन जाएगा, याद रखना। फिर ये मत कहना कि सर आपने पढ़ाया नहीं था। हाँ कभी भी। चलो भाई, अब देखते हैं कि आप, मैं नोट आपको अपलोड कर दूंगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी सब लोग जानते होंगे, सारे लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जरूर जानते हो। इसमें हमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। पहला लॉ आपका क्या है? जो आपकी इंसिडेंट रे, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे सारी एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है? तो ये सब जानते हो आप लोग। आपका जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन, ठीक है? और दूसरी बात आपकी क्या है? जो आपका एंगल आई होता है वो हमेशा एंगल आर के बराबर होता है, ऑलवेज। आपकी किसी भी तरह की सरफेस हो, वो कर्व्ड हो, इरेगुलर हो, प्लेन हो, एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होगा, ठीक है? और जैसे किसी सरफेस पे आप नॉर्मल बनाते हो, जैसे पता होगा आपको, जैसे आपकी कोई प्लेन सरफेस है, ठीक है? एक कंडीशन हुई, आपकी सरफेस ऐसे प्लेन, और आपकी कोई लाइट रे आ रही है, मान लो ऐसे। तो मैंने क्या बताया आपको? जिस पॉइंट पे वो गिरती है वहीं आप नॉर्मल बनाते हो। और नॉर्मल कैसे बनाते हो? इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहां स्ट्राइक कर रही है, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, और आपको नॉर्मल इसी पॉइंट पे बनाना होता है। और हम कैसे बनाते हैं? इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये आपका नॉर्मल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और जो आपकी लाइट रे यहां से कैसे चली जाएगी? ऐसे चली जाएगी, ठीक है?
और जब भी आप लाइट रे बनाएंगे तो एरो जरूर बनाएंगे, ठीक है। लेकिन इन केस अगर आपकी सरफेस ऐसी हो, लेट सपोज आपकी सरफेस ऐसी हो, सर्कुलर, कुछ बच्चों को पता होगा, जिसको नहीं पता होगा वो देख लो, इसका सेंटर हो जाएगा। और कोई लाइट अगर आपकी ऐसे स्ट्राइक कर रही है, यहां पे ऐसे, अगर यहां आपको नॉर्मल बनाना हो, कैसे बनाओगे? जो स्फेरिकल सरफेस होती है उसको नॉर्मल कहां से पास होता है? उसके सेंटर से। अगर इस पे आपको नॉर्मल बनाना है तो जो इसका सेंटर है, इससे आपको नॉर्मल क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। तो इसका नॉर्मल हो जाएगा, ठीक। अब जो आपकी लाइट रे, ये कुछ ऐसे चली जाएगी, ये आपका क्या हो जाएगा? एंगल आई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। यहां भी आपका एंगल आई हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो कभी स्फेरिकल सरफेस बनाना तो उसका नॉर्मल कहां से पास होगा? उसके सेंटर से। क्लियर है? नॉर्मल पे बच्चों को पता होता है, ऐसे ही बनता है, तो इसका कम पता होता है। हाँ, तो जिगजैग होगा तो उसका भी तो, अगर प्लेन है तो परपेंडिकुलरली बन जाएगा, और कर्व्ड होगा तो उसका सेंटर देखना पड़ेगा। सही है। सलोनी लिख रही है नॉर्मल ड्रॉन ऑन कर्व सरफेस मस्ट पास थ्रू इट सेंटर। हाँ, वेरी गुड। चाहो तो अंग्रेजी में लिख सकते हो इसे, नॉर्मल ऑन कर्व सरफेस पास थ्रू इट्स सेंटर। ठीक, ठीक है भाई, यहां तक की कहानी क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। अब देखो कुछ आसान आसान से क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। जो आपके प्लेन मिरर्स पे क्वेश्चंस बनते हैं वो बेसिक बनते हैं, अच्छे क्वेश्चंस आपके स्फेरिकल मिरर्स पे बनेंगे। ठीक, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन? चलो, नो सर, ओके। चलो भाई, हाँ। अरे रफ और स्मूथ से मतलब नहीं है, हमें इसकी शेप देखनी है। अगर प्लेन होगी तो उसके परपेंडिकुलर होगा, और अगर कर्व्ड होगी तो उसके सेंटर से पास करेगा। अगर ये रेगुलर होती तो भी बात ऐसी रहती। ठीक है भाई, अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा इस पे। नोट हो गया? जल्दी करो। आजकल तो आपका बिल्कुल इंट्रोडक्टरी चल रहा है, बिल्कुल आज तो। अब देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है आपका। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे देगा, लेट सपोज a ray of light strikes on plane mirror at an angle of 35 degree. What will be the एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? जल्दी से जवाब दो मुझे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दिया है आपको। 35 आ गया सबका? वेरी गुड। मुझे 35 ही लाना था, तभी तो क्वेश्चन दिया था आपको। जिनका 35 आया है गलत आया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका? ये आपका मिरर है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ऑन प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 35 डिग्री। दैट मींस कोई लाइट रे आती है और प्लेन मिरर पे स्ट्राइक करती है एट एन एंगल ऑफ 35 डिग्री। तो आपको एंगल क्या दे रखा है? 35 डिग्री, ठीक है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा जा रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे? जहां आपकी लाइट रे स्ट्राइक करती है, हम क्या बना लेते हैं? एक नॉर्मल बना लेते हैं। ये आपका नॉर्मल बन जाएगा। और कैसे बनाएंगे? इस सरफेस के परपेंडिकुलर। क्लियर है? आपकी लाइट यहां स्ट्राइक करी और यहां से ऐसे चली जाएगी आपकी। क्लियर है भाई? आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 डिग्री है क्या इस क्वेश्चन में? क्या ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है? एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आपका ये वाला है ना, आप हमेशा नॉर्मल से लेते हो।
इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। ये आपका एंगल आई है और ये आपका एंगल आर है, और मुझे अगर एंगल आर निकालना है, अब देखो ये पूरा एंगल 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ पे आपका एंगल आई कितना हो जाएगा? 55 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और एंगल आई हमेशा किसके बराबर होता है? अभी हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता है। अगर एंगल वाई 55 है तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा तुम्हारा? तो, तो जिनका 35 आया था जब भी मैंने क्वेश्चन कराया था, क्योंकि आप लोग ध्यान से पढ़ते नहीं हो, बस देखते हो एंगल कितना दे रखा है। पहले देख लो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है कि आपको ग्लेंसिंग एंगल दे रखा है। ये आपको ग्लेंसिंग एंगल दे रखा है, सरफेस से बन रहा है। अरे करा देंगे, वो आपको मेंशन करेगा, या तो ये पूरा 90 एंगल आई देके ही निकलवा लेगा, तो भी माइनस कर देना। बात तो एक ही है, एक जैसे कई सारे क्वेश्चन नहीं कराने हैं, उससे टाइम वेस्ट आपका भी होगा मेरा भी होगा। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंज करके चलेंगे हम। या तो कोई डाउट किसी को? जल्दी से अगला बता दो, आसान सा क्वेश्चन एक। अगला क्वेश्चन, a ray of light strikes on plane mirror normally, what will be the angle of reflection? अब जल्दी से बताओ मुझे, क्या आया क्वेश्चन में? क्या कह रहा है आपका? ये आपकी कोई सरफेस है, प्लेन मिरर है, और लाइट आपकी कैसे स्ट्राइक करिए? नॉर्मली स्ट्राइक करिए। फिजिक्स में नॉर्मली का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलरली, मतलब 90 डिग्री पे आपकी स्ट्राइक कर रही है। दैट मींस आपकी जो इंसिडेंट रे कैसे स्ट्राइक कर रही है? ऐसे कर रही है। ये इंसिडेंट रे हो गई। अब नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। अगर मुझे यहाँ नॉर्मल बनाना हो, अगर मुझे यहाँ पर नॉर्मल बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? इसी पे बनाते हैं जहां पे आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, यही तो बनाओगे। अब ये थोड़ी यहाँ नॉर्मल बना लोगे, जिस पॉइंट पे लाइट स्ट्राइक करती है वहीं आप नॉर्मल बनाते हो। अगर मुझे यहाँ नॉर्मल बनाना है और इस सरफेस के परपेंडिकुलर बनाऊंगा, तो आपका नॉर्मल इसी लाइन के ऊपर बनेगा कि नहीं बनेगा? ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका एंगल आई कितना है? आपका एंगल आई यहाँ पे कितना है? ये 90 डिग्री है। एंगल आई कहां से कहां तक लेते हैं? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। अब दोनों के बीच 0 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा? भाई देखो यहाँ पे हमारा क्या था, आपका एंगल आई कहां से लिया था? नॉर्मल और इसके बीच में। अभी इसको इस पे लगा दूंगा तो 0 ही तो हो जाएगा। तो एंगल आई अगर 0 है तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा? आई हमेशा आर के बराबर होता है, तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा आपका? डन है भाई? और बहुत से बच्चे इसका आंसर क्या देते हैं? 90 डिग्री देते हैं, जो कि आपने दिया, तभी मैंने ये क्वेश्चन कराया है। ऑनलाइन वालों ने जवाब दे दिया, रिजवान का 0 आ गया, सलोनी का एंगल आई इक्वल टू आर आ गया, सही है। अरहान का आ गया, अदीबा का आ गया। हीरा जावेद पूछ रही है 55 कैसे आया एंगल आई? अरे हीरा जावेद देखो, हीरा जावेद इस क्वेश्चन में पूछेंगे, देखो ये जो आपको लाइट रे थी, आपको ये स्ट्राइक कर रही थी और आपको ग्लेंसिंग एंगल दे रखा था। ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री है और ये 35 डिग्री है, तो 90 में से 35 माइनस करेंगे तो 55 ही तो आएगा। ठीक है हीरा जावेद? नेक्स्ट कर ले जाओगे? चलो अब अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। एक आप मान के चलो, आपके दो मिरर्स हैं, ठीक है? ये आपके मिरर्स हैं, ये आपका फर्स्ट मिरर है और ये आपका सेकंड मिरर है, ठीक? और आपकी लाइटें स्ट्राइक करती है ऐसे, और ये एंगल दे रखा है कितना तुम्हें? मान लो 15 डिग्री। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या? फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम सेकंड मिरर।
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम सेकंड मिरर। जल्दी से बता दो मुझे। देखो लाइट के क्वेश्चन में आपकी फिजिक्स कम और ज्योमेट्री ज्यादा लगती है, ये बात ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री से सॉल्व हो जाएगा। कैसे? देखो यहां पे आपकी लाइटें स्ट्राइक कर रही है, जहां भी आपकी लाइटें स्ट्राइक कर वहां पे एक नॉर्मल बना लो। और नॉर्मल कैसे बनाते हैं? इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये आपका नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नॉर्मल हो जाएगा तो आपकी लाइट रे यहां से आके ऐसे जाएगी कुछ। बात सही है कि नहीं? और ये एंगल आपको कितना दे रखा है? 90 डिग्री दे रखा है। ये तो 90 है कि नहीं? अच्छा, अब आपकी लाइट रे यहाँ स्ट्राइक कर रही है तो मुझे एक पॉइंट और मिल गया। यहाँ भी हम क्या बना लेंगे? एक नॉर्मल बना लेंगे। और वो भी किस पे बनाएंगे? आप इस सरफेस के परपेंडिकुलर बनाओगे आप, तो ये ऐसे बन जाएगा। क्लियर? अब आपकी लाइट रे कैसे चली जाएगी? ऐसे चली जाएगी। तो बेसिकली आपको निकालना क्या है? आपका ये वाला एंगल निकालना है आर। यही तो आपका क्वेश्चन है कि नहीं? अब सिर्फ ये पूरा ज्योमेट्री से आपका निकल आएगा। कैसे? अब देखो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है आपका, ये 15 है तो ये कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये आपका 75 डिग्री हो जाएगा। अगर ये एंगल 75 है और ये एंगल आई है तो एंगल आर हमेशा एंगल आई के बराबर होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका? 75 डिग्री। अब ये फिर पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये 75 है तो ये कितना हो जाएगा? अब ये आपको एक ट्राइंगल जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये एंगल 90, ये 15 डिग्री। जो हमारे ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 है, ये 15 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा पक्का? अब ये एंगल आपका कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। सही? सही तो है ना? अब देखो फिर ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये 75, तो ये कितना हो जाएगा? और जैसे ही ये 15 डिग्री होगा, एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता है, तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे जो आपका एंगल आर आ जाएगा कितना आ जाएगा? बात सही है कि नहीं? सबको कहानी क्लियर हुई है ऑनलाइन में? हीरा का आ गया 15 डिग्री, अदीबा का भी आ गया, बाकी लोगों को समझ में आया? किसी को कोई भी डाउट तो पूछ सकते हैं या पूछ सकती हैं, जो भी हो। ठीक है, नोट हो गया? अब बता दिए एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने? एंगल ऑफ डेविएशन, ये नोट हो गया ना? चलो ये थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं यहां से। जो आपका क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको आप डिनोट करते हो डी से भी करते हैं और ऐसे भी करते हैं। इसको बोलते हैं हम क्या? डेल बोल देते हैं। आप डी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डिनोट करने वाली बात है। होता क्या है ये आपका कोई मिरर है, ठीक, और कोई लाइट रे मान लो स्ट्राइक कर रही है। अगर ये मिरर नहीं होता तो आपकी लाइट का पाथ क्या हो जाता? ऐसे चली जाती। अगर ये मिरर नहीं होता तो आपकी लाइट ऐसे चली जाती। इस मिरर की वजह से आपकी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, थोड़ा ऐसे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और ये आपका क्या हो जाएगा? ये तो जानते हो आप, यहां भी एक नॉर्मल बना लोगे, ठीक है। इसको आप क्या बोलते थे? सर एंगल आई बोलते थे। और इसको क्या बोलते थे? सर एंगल आर बोलते थे। यहां तो कोई परेशानी किसी को? तो डेविएशन का मतलब क्या होता है? भटक जाना। कितने आप डेविएट हो गए। अगर ये मिरर यहां नहीं होता तो आपकी लाइट ऐसे चली जाती, इसकी वजह से इसका पाथ ऐसा हो गया। तो इसमें जो डेविएशन आया कितना आया? ये इतना डेविएट हो गई कि नहीं हो गई? अपने पास से इतना डेविएट हो गई, इसकी जगह वो यहां पे आ गई, तो इतना डेविएट हो गई कि नहीं हो गई? तो इसी को आप क्या बोल दोगे? डेल बोल दो, या क्या लिखते हो? एंगल ऑफ डेविएशन। अगर मुझे एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है तो यहां हमें ज्योमेट्री लगानी चाहिए कि फिजिक्स लगानी चाहिए? हाँ भाई, मैंने पहले ही बता दिया है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा ज्योमेट्री से सॉल्व होते हैं। देखो
ये आपकी स्ट्रेट लाइन थी, ये पूरा एंगल आपका 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा स्ट्रेट लाइन का। अगर मैं 180 डिग्री में से ये वाले एंगल माइनस कर दूं तो क्या मेरा एंगल ऑफ डेविएशन निकल आएगा? भाई पूरा ज्योमेट्री है कि नहीं है? अगर इस पूरा एंगल आपका 180 डिग्री था, इसमें से मैं इतना पार्ट लेस कर दूं तो ये एंगल निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? तो जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला बनेगा, जो आपके एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला बनेगा क्या, 180 माइनस आई प्लस आर लिख सकता हूं इसको मैं, या तो कोई परेशानी किसी को? और एक चीज हमें और बताई गई थी क्या, जो आपका एंगल आई होता है ये हमेशा एंगल आर के बराबर होता है। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना चाहूं तो इस फॉर्मूले को मैं 180 माइनस आई प्लस आई लिख सकता हूं। भाई हमने आर की जगह क्या लिख दिया, आई लिख दिया, दोनों बराबर है कि नहीं? या फिर इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 180 माइनस 2i, और 180 माइनस 2i लिख सकते हैं, तो 180 माइनस 2r भी लिख सकते हैं, क्योंकि आई हमेशा आर के बराबर होती है। हम ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, तीनों का मतलब एक है कि नहीं? हाँ, तीनों का मतलब एक है कि नहीं, पहले बताओ। एक ही बात तो है, जब आई हमेशा आर के बराबर होता है, चाहे ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। अब क्वेश्चन कैसे रहेगा तुम्हें देखो, अब आपका क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें, अ रे ऑफ लाइट strikes on plane mirror at an angle of 30 degree, find angle of deviation। अब जल्दी से बता दो मुझे, जल्दी से बताओ एंगल ऑफ डेविएशन कितना आएगा आपका। ऑनलाइन वाले भी ट्राई करें। 60 आ रहा है सबका, पक्का? अच्छा, देखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, यहां आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दे रखा है, 30 डिग्री। एंगल आई कितना है यहाँ पे, 60 डिग्री। ये क्या दे रखा है आपको, ग्लेंसिंग एंगल दे रखा है। एंगल आई यहाँ 60 हो जाएगा, और एंगल आई अगर हमें पता है तो ये निकलना कोई बड़ी बात नहीं, हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं सीधे। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2i। तो 180 माइनस 2 इंटू 30, सॉरी 2 इंटू 60, 2 इंटू 60, ठीक है। तो 180 माइनस 120, तो 60 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया? या इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, एक चीज और भी होती है, रुक जाओ, अरे सुन लो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो 2 इंटू क्या होता है, ग्लेंसिंग एंगल। आप ग्लेंसिंग एंगल का डबल कर दो, वही क्या हो जाएगा आपका एंगल ऑफ डेविएशन। तो सीधे सीधे इसका डबल कर दो यार, तो अभी आंसर आ सकता है। ऐसे करो या ऐसे करो, भाई आपका आंसर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कोई भी फॉर्मूला आप यूज करते हो, आपका एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा। ऑनलाइन वालों कहानी क्लियर हुई, हीरा जावेद का आ गया 60, सलोनी का आ गया, और समर का आ गया, असद रजा का, असद रजा 120 क्यों लिख रहे हैं भाई, अदीबा का आ गया। हाँ। तो चलो आज के लिए इतना काफी है भाई, ठीक है। अगला लेक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आज हमने काफी बेसिक बातें करी, अब चीजें थोड़ी डिटेल में जाना शुरू हो जाएंगी हमारी, ठीक है। ऑनलाइन वालों अल्लाह हाफिज, चलिए।